हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हो आप सभी लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेटा हम लोग 30 डेज चैलेंज लेकर चल रहे हैं, तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करिएगा। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, और यदि मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो, आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। जब प्रश्न में कितने पूछे, जैसे कोई दिया हो, जैसे आपसे पूछ ले कि यक्स में कितना वाई है, जैसे ये प्रश्न पूछ ले कि यक्स में कितना वाई है, तो यक्स में कितना वाई निकालने के लिए हमें यक्स में वाई से भाग करना होगा, तभी ये पता कर पाएंगे कि यक्स में कितना वाई है। अब ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न पर चलते हैं। ये कह रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं, यानी 1/2 में हमें भाग करना होगा 1/8 से, तभी हम लोग पता कर पाएंगे कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। अब यहाँ से 1/2 में जब 1/8 से भाग करेंगे तो यहाँ से देखिए ये 1/2 ये तो ऐसे ही हो गया, और गुणा जो है भाग का प्रतिलोम होता है। भाग क्या होता है? गुणा का प्रतिलोम होता है, यानी जब ये भाग वाले चिन्ह को यदि हम इसे गुणा में बदलेंगे, जब इसे गुणा में बदलेंगे तो ये जो 1/8 है ये भिन्न पलट कर 8/1 हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ पाए कि नहीं? यदि भाग का चिन्ह है और हम उसे गुणा में लिखना चाह रहे हैं, तो जब भाग के चिन्ह को गुणे में लिख देंगे तो आगे वाली भिन्न जो है वह भिन्न पलट जाएगी। जैसे यह 1/8 थी तो यह 8/1 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए ये 2 चौके 8, ये 4 हो गया, और 1 से 1 तो कट ही गया, तो बचा कितना? 4 बचा। यानी 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो 4 हैं। 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? अब यहाँ से देखिए, यहाँ प्रश्न में दिया है कि एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ से देखिए एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5 रुपये। 2.5 का मतलब 2.5 रुपये। 2.5 रुपये दिया है ना, कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 2.5 रुपये है। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखी हूँ कि एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास कितना है? 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में, ये चीज़ आप सभी को पता होगा कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तु। जैसे आप 1 दर्जन केला लेने जाते हैं तो 1 दर्जन में वो आपको कितने केले देता है? 12 केले देता है। तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। ऐसे ही 1.5 दर्जन में कितनी वस्तुएं आएंगी? यहाँ से देखिए 1.5 दर्जन, 1.5 दर्जन, तो 1.5 दर्जन में कितनी वस्तुएं आएंगी? 18 वस्तुएं आएंगी। 18 कैसे आएंगी? ये देखिए 1 दर्जन में 12 वस्तुएं, यानी आधा दर्जन में 6 वस्तुएं हो गई। तो 6 दूना 12, यानी 1 और आधा, 1 और आधा, यही कह रहा है ना, 1 और आधा। 1.5 मतलब क्या होता है? 1 और आधा। तो 1 में 12 आएंगी और आधे में 6 आएंगी, तो 12 6 कितना हो गया? 18 हो गया। यानी 1.5 दर्जन में कितनी वस्तुएं आएंगी? 18 वस्तुएं आएंगी। तो वही चीज़ यहाँ देखिए हमसे पूछ रहा है कि अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है। 1.5 दर्जन का मतलब वह 18 पेंसिल खरीदता है। तो अब हमें 18 पेंसिल का मूल्य बताना है। 18 पेंसिल का मूल्य बताना है। तो जब एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 18 गुणा 2.5 कर देंगे।
ये कैसे आया? अब यहाँ से देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 18 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 18 मतलब यह 1.5 दर्जन। तो 18 पेंसिल का मूल्य पता करने के लिए हमें 18 गुणा 2.5 करना होगा, क्योंकि यहाँ एक पेंसिल का मूल्य हमें दिया है 2.5 रुपये। तो जब 18 गुणा 2.5 करेंगे तो ये आएगा 45.0 रुपया। कितना आएगा? 45.0 रुपये। यानी जो पेंसिल खरीदा था, ये अमित जो पेंसिल खरीदा है वो 45 रुपये की पेंसिल खरीद लिया है। अब लेकिन उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए? 100 रुपये का नोट दिया। तो 100 रुपये का नोट दिया और 45 रुपये का वो पेंसिल खरीद लिया है। पूरा जो 18 पेंसिल खरीदा है अमित, वो उसकी वैल्यू कितनी है? 45 रुपये है। तो दुकानदार को जब उसने 100 रुपया दिया तो दुकानदार अपना 45 रुपया ले लेगा और 100 में से जब 45 माइनस करेंगे तो 55 बचेगा। यानी यही 55 रुपये वो अमित को वापस करेगा। 45 रुपये का अमित जो है वो पेंसिल खरीद लिया और दुकानदार को उसने 100 रुपये दिए, तो 100 में से दुकानदार 45 रुपये ले लेगा और बाकी जो बचेगा 55 रुपये ये वो अमित को वापस कर देगा। तो अमित को उसने कितने रुपए वापस किए? 55 रुपये। 55 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर। 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या को एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना, बी है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है, ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए से देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ कह रहा है ना कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों की बुनियादी समझ विकसित करना, बच्चों की बुनियादी समझ विकसित करना। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? कि बच्चों की बुनियादी समझ विकसित करना। बच्चों की जो छोटी उम्र होती है, अब प्राइमरी स्कूल में आप लोग देखते होंगे कि बच्चे बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनकी उम्र छोटी होती है। तो बच्चों की छोटी उम्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की होड़ के लिए तैयार करना ये गणित के पाठ्यक्रम का लक्ष्य नहीं है। जैसे अब यहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं, प्राइमरी स्तर के हैं, तो अब आप लोग छोटे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार थोड़ी ना करेंगे इतनी जल्दी। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चे की नींव को मजबूत करेंगे। तो यही तो कह रहा है कि बच्चों की बुनियादी समझ को विकसित करना, यानी सबसे पहले बच्चों की नींव को मजबूत करना, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो यहाँ देखिए प्रश्न में प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों की बुनियादी समझ को विकसित करेंगे, उसके बाद उन्हें आगे की तैयारी के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले उनकी नींव को मजबूत करना है। तो यह एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है कि उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? कि सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। अब यहाँ से देखिए सुडोकू पहेली क्या है? तो सुडोकू हल करना एक अच्छी दिमागी कसरत है। जैसे न्यूज़पेपर में सुडोकू आता था ना पहले, तो आप लोग उसको सॉल्व करते थे, तो उसमें क्या लगता था? वो एक दिमागी कसरत था। अब पूरे गणित के पाठ्यक्रम में पैटर्न को शामिल करने का केवल एक ये सुडोकू उद्देश्य थोड़ी ना है। यानी केवल सुडोकू में आप ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि गणित के पूरे पाठ्यक्रम को शामिल कर देंगे, उसके पूरे पैटर्न को ही शामिल कर देंगे। तो यह एक पहेली तक सीमित है।
यह क्या है, सुडोकू क्या है, एक पहेली तक सीमित है और यह बहुत ही संकीर्ण है, यानी बहुत सीमित सोच है, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। सुडोकू क्या है, सुडोकू एक जैसे लिमिट है, आपकी सोच को एक संकीर्ण कर देता है, यानी सीमित कर देता है। तो यह एक पहेली है जो दिमागी कसरत तो है, यानी अच्छी दिमागी कसरत तो है, लेकिन गणित के पाठ्यक्रम में पैटर्न शामिल करने का उद्देश्य जो है वह केवल एक पहेली तक सीमित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सृजनात्मकता, ये तो हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, तो सृजनात्मकता है अगर ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो सही हो जाएगा। लेकिन आप लोग सिर्फ सृजनात्मकता देखकर ऑप्शन सही मत करिए, आप लोग उस ऑप्शन को पढ़िए और समझिए। तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि जब बच्चे पैटर्न, पैटर्न का मतलब जैसे 2 4 6 8 एक पैटर्न हो, सीक्वेंस हो, उसको पहचानते हैं तो उनकी सृजनात्मकता और सोचने की क्षमता, उनकी क्या होती है, सृजनात्मकता और सोचने की क्षमता बढ़ती है। जैसे मैं आपको कोई पैटर्न दे दूं और आगे जैसे ये कोई मैं आपको यहाँ से संख्या दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि इसकी अगली वाली संख्या यानी आगे आने वाली संख्या क्या आएगी, तो आप लोग जब उसको उस पैटर्न को देखेंगे तो आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप लोग सोचेंगे, कुछ दिमाग पर प्रेशर डालेंगे, तार्किक सोच करेंगे, तभी तो आप लोग ये आगे वाली संख्या को खोज पाएंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि जब बच्चे पैटर्न को पहचानते हैं तो उनकी सृजनात्मकता और सोचने की क्षमता बढ़ती है। पैटर्न की मदद से क्या होता है कि बच्चे संख्याओं के आपसी संबंध, क्या होता है कि जैसे जब पैटर्न की मदद से बच्चे संख्याओं के आपसी संबंधों और गणितीय नियम क्या होता है, जैसे जोड़ घटाना हुआ, गुणा भाग हुआ, उसको बहुत आसानी से खेल खेल में सीख जाते हैं। बच्चे जो है पैटर्न की सहायता से, यही जैसे मैंने आपको पैटर्न दे दिया तो इसमें बच्चे को मजा आएगा, उन्हें दिमागी बोझ नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रखेंगे, तो इससे उनके सृजनात्मकता और सोचने की क्षमता बढ़ेगी और जो संख्याओं के आपसी संबंध होते हैं और जो गणित के नियम होते हैं वो बच्चे आसानी से खेल खेल में सीख जाएंगे। तो यही तो हमें करना है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की गणित की पाठ्यचर्या को कैसे बनाना है कि वो खेल खेल में सीख जाए, यानी छोटे बच्चे को हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हमें क्या करना है कि बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जोड़ना है और बच्चे को गेम के द्वारा यानी खेल खेल में हमें उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, अब ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकास होता है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक, अब यहाँ देखिए ऑप्शन सी में भी सृजनात्मकता है और ऑप्शन डी में भी सृजनात्मकता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ भी सृजनात्मकता है, यहाँ भी सृजनात्मकता है, दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं, तो मतलब अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों तो सही होगा नहीं, सही तो केवल एक ही होगा, या तो नीचे और ऑप्शन बनाया जाए कि सी और डी दोनों सही हैं। तो अब यही चीज़ आपको करना है, मैंने आपको बताया ना कि आप सृजनात्मकता देखते ही ऑप्शन को टिक ना करिए, आप लोग पहले उस पूरे ऑप्शन को पढ़िए, उसको समझिए। तो अब ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करना होता है। तो बच्चों में जैसे पैटर्न से क्या होता है कि बच्चों में सृजनात्मकता तो आती है लेकिन कलात्मक गुणों का विकास करना मुख्य रूप से चित्रकला का काम होता है। ये कलात्मक गुण क्या होता है, जैसे आर्टिस्टिक स्किल होती है, आर्टिस्ट लोग तो वो चित्रकला के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कलाकार क्या होते हैं, वो ड्राइंग और आर्ट से ही तो कलाकार बनते हैं, ड्राइंग को सीखकर, यानी कलात्मक गुणों का विकास करना मुख्य रूप से किसका काम होता है, चित्रकला का काम होता है। किसका काम होता है, चित्रकला का, यानी आर्ट का काम होता है। तो यहाँ से देखिए अब गणित का उद्देश्य जो है वो क्या है कि यहाँ देखिए सृजनात्मकता ये तो गणित में शामिल है, लेकिन ये कलात्मक गुण जो है यह चित्रकला का काम है। तो
गणित का काम ये नहीं है कि आपको गणित जो है वो कलात्मक गुणों में बहुत ही निपुण बनाएगा, नहीं, ये किसका काम है, चित्रकला का काम है। गणित में पैटर्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि तार्किक और संख्यात्मक समझ को बढ़ाना। क्या होता है, तार्किक और संख्यात्मक समझ को बढ़ाना। गणित में पैटर्न का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि तार्किक और संख्यात्मक समझ को बढ़ाना, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। सृजनात्मकता तक तो सही था, लेकिन कलात्मक गुण यहाँ आ गया, तो कलात्मक गुण यह गणित का काम नहीं है, यह किसका काम है, यह चित्रकला का काम है। कलात्मक गुण को विकसित करना यह चित्रकला का काम है। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। अब यहां से देखिए, अब यहां से प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वर्ग का परिमाप, यहां से ध्यान से देखिएगा कि वर्ग का परिमाप जो है, वर्ग का परिमाप बराबर है आयत के परिमाप से। आयत का परिमाप ये कैसे हुआ, ये मैं आपको बताती हूं अभी। यहां से देखिए कह रहा है ना कि यदि वर्ग और आयत का परिमाप आपस में बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप हो गया। और यहां से देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि वर्ग का परिमाप कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो जब वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप भी 24 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में देखिए दिया है कि वर्ग और आयत का परिमाप आपस में बराबर है। यहाँ से आयत की लंबाई हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम आयत की चौड़ाई, यानी हम क्या कर लेंगे, हम आयत की चौड़ाई हम b मान ले रहे हैं। आयत की चौड़ाई कितनी है, b है। तो अब यहाँ से देखिए अब सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस फॉर्मूले से तो आप सभी परिचित होंगे कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब यहाँ से देखिए आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है प्रश्न में 24 सेंटीमीटर, तो आयत के परिमाप के स्थान पर 24 रख लेंगे, बराबर 2 है तो 2 ऐसे रख लेंगे। लंबाई हमें प्रश्न में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है और प्लस चौड़ाई b है, तो चौड़ाई b हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए 2 से 12 कट गया, 12 दूना के 24, यानी ये आ गया 12 बराबर 8 प्लस b। तो 12, 8 का पक्षांतर करेंगे तो 8 प्लस में है, इसका पक्षांतर माइनस हो जाएगा, बराबर b है तो बराबर b ऐसे लिख लेंगे। अब 12 में से 8 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा, यानी b बराबर कितना आ गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो आयत की चौड़ाई, ये जो हमने b मान रखा था वो हमारे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमसे देखिए प्रश्न में पूछा है ना कि आयत का क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये फॉर्मूला है, इससे आप सभी परिचित होंगे कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारे पास दी हुई है 8, चौड़ाई हमने अभी अभी निकाला है 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जब करेंगे तो 8 चौकी कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी या वर्ग सेंटीमीटर ये यूनिट है। तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। अब यहाँ से देखिए 11 इकाइयाँ, यानी 11 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 गुणा, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 11 इकाई का मतलब हो गया 11। अब यहाँ से अगर 11 दहाई की बात करें तो यहाँ से 11 गुणे दहाई का मतलब हो गया 10। दहाई का मतलब क्या होता है, 10। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का अर्थ 10 से होता है, तो 11 गुणा 10 जब करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा।
अब यहाँ से 11 सैकड़े की बात कर रहा है, तो 11 सैकड़े का मतलब हुआ 11 गुणा 100। तो सैकड़े का मतलब क्या होता है, सैकड़े का अर्थ होता है 100। तो 11 गुणा जब 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 1100। अब यहाँ से देखिए, अब इन सब को जोड़ा है, यहाँ देखिए कह रहा है ना कि 11 इकाइयाँ, तो 11 इकाई के स्थान पर 11 प्लस 11 दहाइयाँ, यहाँ देखिए 11 दहाइयाँ, तो 11 दहाइयाँ के स्थान पर कितना हो जाएगा 110 प्लस 11 सैकड़े, 11 सैकड़े के स्थान पर हो जाएगा यहाँ से 1100। अब बराबर क्या आएगा, यहाँ देखिए कह रहा है ना कि के बराबर है, यानी इन सब को जोड़ दीजिए और आगे पूछ रहा है कि वह किसके बराबर है। तो इन सब को जब आप लोग जोड़ेंगे तो 1221 यानी 1221 इतना आएगा। तो 1221 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है, यह गतिविधि है। अब ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, अब यहाँ से ऑप्शन देखिएगा। यहाँ से ऑप्शन ए कह रहा है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अब यहाँ से देखिए कि जब छात्र अपने दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, जब छात्र दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय पर पत्रिका लिखता है तो वे कक्षा में क्या करते हैं, सीखे गए गणित का मतलब जैसे लाभ हानि हो गया, जैसे क्या हो गया, जैसे लाभ हानि हो गया, मापन हो गया, ज्यामिति हो गई। तो गणित में कक्षा में सीखे गए गणित में जैसे ये लाभ हानि मापन ज्यामिति हो गया, उसको वो अपने वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि जब छात्र दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग, जब छात्र दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय पर पत्रिका लिखते हैं तो वे कक्षा में सीखे गए गणित जैसे लाभ हानि हुआ, मापन हुआ, इन सब को वो अपने वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है कि यह गतिविधि, ये जो गतिविधि करा रहे हैं आप लोग, यह गतिविधि क्या करती है, यह बच्चों में चिंतन प्रक्रिया, यह क्या करती है, चिंतन प्रक्रिया और गणितीय संचार, चिंतन प्रक्रिया और गणितीय संचार यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को मजबूत करती है। ये जो गणितीय गतिविधि होती है, यानी ये जो गतिविधि होती है, ये क्या करती है, ये छात्रों में चिंतन प्रक्रिया यानी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और गणितीय संचार यानी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन को मजबूत करती है, जिससे वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। जब आप बच्चों से कहेंगे ना क्लास में कि आप दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय पर एक पत्र लिखिए, पत्रिका लिखिए, तब वे क्या करेंगे, वे उस गणित को, जो वे गणित को सीखे हुए हैं, उसको वे अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद क्या होगा, जब वे इस गतिविधि को करेंगे तो उनके अंदर की जो चिंतन प्रक्रिया है और गणितीय संचार जो है वो मजबूत होती है, जिससे वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। तो यहाँ से देखिए, ये दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग यानी उस पत्रिका को लिखने के लिए ये ऑप्शन ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। अब यहाँ से देखिए, पत्रिका जो होती है, पत्रिका एक रचनात्मक और शिक्षण अधिगम की गतिविधि है। पत्रिका क्या होती है, पत्रिका एक
पत्रिका एक रचनात्मक और शिक्षण विधि की यानी शिक्षण अधिगम की एक गतिविधि होती है। यह कोई पारंपरिक परीक्षा या टेस्ट थोड़ी ना होता है। यहाँ जैसे कह रहा है कि परीक्षा करवाना, तो पत्रिका जो है वो एक रचनात्मक और शिक्षण अधिगम की गतिविधि है। वो कोई पारंपरिक परीक्षा या टेस्ट कराना नहीं होता है इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को नंबर देना या उनका आकलन करना या फेल पास करना, ये सब नहीं होता। जो पत्रिका का उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि वो एक रचनात्मक और शिक्षण अधिगम की गतिविधि होती है। और ये तो ना तो परीक्षा करवाती है, ना कोई टेस्ट करवाती है, और ना ही बच्चों को नंबर देना या उनका आकलन करना या जैसे बच्चों को फेल पास करना हुआ, तो ये सब जो है वो पत्रिका का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। यहाँ जो परीक्षा करवाना दिया है, तो परीक्षा हम पत्रिका से नहीं करवाते हैं। अब ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी कह रहा है कि अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये सी ऑप्शन तो सही है, यानी आंशिक रूप से आप कह सकते हैं कि पार्शियली, कि थोड़ा थोड़ा आंसर सही है। ये पूरा सही नहीं है, थोड़ा है। अब थोड़ा कैसे है, चलिए देखते हैं। तो थोड़ा इसलिए है क्योंकि जनरल विचार साझा करने का अवसर तो मिलता है। जैसे क्या हुआ कि पत्रिका हो गई, तो पत्रिका से आप अपने ज्ञान को साझा तो कर सकते हैं, लेकिन यह विकल्प, यानी अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका जो जिस पर हमें ये लिखना है उसका नाम क्या है कि दैनिक, यानी उस टॉपिक का नाम है कि दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग। यही टॉपिक है कि दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग। अब इसी टॉपिक पे हमें लिखना है, तो यहाँ से देखिए पत्रिका जो है वो ज्ञान को साझा तो करती है, लेकिन जो ये हमें दिया हुआ है टॉपिक कि दैनिक जीवन में गणित के अनुप्रयोग, ये इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं है। पूरी तरह से शामिल नहीं है, ये पूरी तरह से ऑप्शन ए में शामिल है। अब यहाँ से देखिए, ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर प्रदान, ये ज्ञान और साझा, ये जो पत्रिका है ज्ञान और साझा पत्रिका करती है, लेकिन दैनिक जीवन में गणित का जो अनुप्रयोग है ये इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी सही है, लेकिन ऑप्शन सी से भी ज़्यादा सही ऑप्शन ए है। सी भी पार्शियली रूप से आप इसे सही मान सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों की तुलना करें हम, तो दोनों में सबसे सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो जब ऑप्शन ए सही हो गया तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। कह रहा है कि गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अब यहाँ देखिए, शिक्षार्थियों की सहायता करना, ये सहायता करना आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यह कथन बहुत ही सामान्य है। सामान्य कैसे है कि गणित की कोई भी गतिविधि कक्षा अंततः समझ को बढ़ाने के लिए होती है। कक्षा में क्या होती है, समझ को बढ़ाने के लिए होती है। और जो यह विकल्प है यह स्पष्ट नहीं करता कि जो पत्रिका लेखन है और दैनिक जीवन के जुड़ाव जो है वो छात्र को विशेष रूप से लाभ क्या हो रहा है। ये चीज़ ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, यह उस पत्रिका यानी जो पत्रिका लेखन है और दैनिक जीवन के जुड़ाव से छात्र को विशेष रूप से क्या लाभ हो रहा है, यह उस चीज़ को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। तो यानी ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे सही और सबसे सटीक जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणन खंड का अंतर क्या है। अब सबसे पहले आप लोग बताइए कि सार्वगुणज और सार्वगुणन खंड क्या होता है। इन दोनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सार्वगुणज और सार्वगुणन खंड ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम सार्वगुणज की बात कर लेते हैं। तो सार्वगुणज क्या होता है, सार्वगुणज आप लोग इसे लसा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लसा कह सकते हैं।
लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो। लसा क्या है? लसा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो, उसी को सार्वगुणज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सार्वगुणज कहते हैं। अब यहाँ से सार्वगुणनखंड की बात करें तो सार्वगुणनखंड यानी मस है। मस क्या है कि मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाज्य करे, जो दी गई संख्याओं को विभाज्य करे उसे सार्वगुणन खंड कहते हैं। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि 5, 10 और 35। सबसे पहले इसका लसा देखते हैं। तो इसका लसा कितना आएगा? 5, 10 और 35 का लसा कितना आएगा? 5 दूना 10 सत्ते 70, 70 आएगा। यहाँ से 5, 10, 35। अब इसको पहले 5 से काटिए तो 5 1 5, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। यहाँ देखिए 5, 2 और 7, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, यानी लसा कितना आ गया इसका? 70 आ गया। अब यहाँ से 5, 10 और 35 का यदि मस निकालें तो मस कितना आएगा? मस 5 आएगा, क्योंकि 5 से देखिए सभी संख्याएं कट जाएंगी। तो लस हमारे पास आ गया 70 और मस आ गया हमारे पास 5, यानी सार्वगुणज वो आ गया 70 और सार्वगुणनखंड आ गया कितना? 5। तो इन दोनों का अंतर पूछा है। अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस करना, घटाना। तो 70 में से 5 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 65 आ जाएगा। तो 65 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी में दोपहर के 2:58 हो रहे हैं। ठीक 3 घंटे और 59 सेकंड बाद घड़ी में क्या समय होगा? अब यहाँ से देखिए, ये 3 घंटा 59 मिनट, यानी इसको हम लोग 4 घंटा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? ये 1 मिनट खाली कम है ना, तो अभी हम लोग इसको 4 घंटा मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये सवाल बहुत आसान है, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अब 2:58 हो रहे हैं, इसमें हम लोग 4 घंटे जोड़ दे रहे हैं। तो 4 घंटे जब जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए 6 4 2 कितना हो गया? 6 हो गया, यानी 6:58 हो गया। यहाँ से देखिए ये 3 घंटा और 59 मिनट है, ये 1 मिनट कम है खाली 4 घंटा पूरा होने में। तो ये हम लोग अभी 4 घंटा मान ले रहे हैं पूरा कंप्लीट का, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए फिर आसान हो जाएगा। तो जब 4 घंटा माने तो यहाँ से 2:58 हो रहा है, तो 2:58 में जब 4 घंटा जोड़ेंगे तो यहाँ से 4 2 6 हो गया। अब 6:58 हो गया। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 6:58। अब आप लोग ये मत करिएगा कि 6:58 आ गया तो तुरंत 6:58 टिक कर दे, नहीं। यहाँ से देखिए 6:58 हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। सही कैसे नहीं होगा? क्योंकि 6:58 ये हम 2:58 में जब 4 घंटा जोड़े हैं तब आया है, और यहाँ हमें 3 घंटा 59 सेकंड जोड़ना है, यानी अभी इसमें से 1 मिनट माइनस करना है। माइनस कैसे करना है? क्योंकि हमने ये 4 पूरा जोड़ दिया, तो ये 4 घंटा जो हुआ है इसमें से 1 मिनट अभी ये ज़्यादा जोड़े थे ना, तो 6:58 से जब आप लोग 1 मिनट माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 6:57 आएगा। तो अब हमारा ऑप्शन ए 6:57 सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ? क्योंकि यहाँ से देखिए ये 3:59 था, इसको हमने 4 मान लिया, 1 मिनट ज़्यादा मैं मानी थी, तो 1 मिनट जो ज़्यादा था वही हमें 1 मिनट तो यहाँ से निकालना होगा ना। तो 1 मिनट जब निकाल दिया तो कितना आ गया? 6:57, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गणित के उच्चतर लक्ष्य से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल बाजार में सामान खरीदने और बेचने लायक गणित सीखना। ऑप्शन बी कह रहा है कि तार्किक रूप से सोचना, समस्या के कारणों की गहराई तक जाना और अमूर्त अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन सी कह रहा है कि गणित की सभी किताबों के सवालों को बिना समझे हल कर देना। और ऑप्शन डी कह रहा है कि कैलकुलेटर का तेजी से उपयोग करना। इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि केवल बाजार से सामान खरीदना, यानी केवल शब्द, यहाँ देखिए केवल आ गया ना, तो ये अपने आप को ही एक सीमित बना दिया। तो केवल बाजार में सामान खरीदने और बेचने लायक गणित सीखना, यह गणित का एक संकीर्ण लक्ष्य है। ये क्या है? ये गणित को एक सीमित बना देगा। अब यहाँ से देखिए केवल शब्द ही इस ऑप्शन को सीमित बना दिया, तो इसका संबंध जो है वो केवल रोजमर्रा के बुनियादी कामों और व्यवहारिक लेन देन से थोड़ी ना है,
गणित के उच्चतर लक्ष्य का उद्देश्य जो है वो रोजमर्रा के बुनियादी कामों और व्यवहारिक लेन देन से नहीं है। यह क्या करता है, यह बच्चों के मानसिक और तार्किक विकास को बढ़ावा देता है। गणित का जो उच्चतर लक्ष्य है ये बच्चों के मानसिक और तार्किक विकास को बढ़ावा देगा। लेकिन अब यहाँ से कह दिया जाए कि केवल बाजार में सामान खरीदने और बेचने लायक, तो यह जो है ये बच्चे के मानसिक और तार्किक विकास को बढ़ावा थोड़ी ना देगा। यह गणित को एक संकीर्ण बना देगा। ये गणित का एक संकीर्ण लक्ष्य है। ये केवल शब्द आ गया तभी ये ऑप्शन गलत हो गया। ये गणित को एक सीमित बना दिया, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन बी कह रहा है कि तार्किक रूप से सोचना। यहाँ देखिए तर्क की बात आ गई तो यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो गया। कैसे सही हुआ, कह रहा है कि तार्किक रूप से सोचना, समस्या के कारणों की गहराई तक जाना और अमूर्त अवधारणाओं को समझना। अब इस ऑप्शन को पढ़ते ही आपको लग गया होगा कि ये ऑप्शन सही है। कैसे सही है, तो गणित का जो है ये उच्चतर लक्ष्य है, तार्किक रूप से सोचना, उसके समस्या के कारणों की गहराई तक जाना, ये सब क्या है, ये गणित का उच्चतर लक्ष्य है। इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे के सोचने के तरीके का गणितीकरण करना, यानी बच्चे के जो सोचने समझने की क्षमता है उसका वो गणितीकरण करता है, यानी गणित के हिसाब से बच्चा सोचता है, समझता है और तर्क करता है। तो ये बच्चे में ये क्या करता है, बच्चों में विश्लेषण करने और अमूर्त चीज़ों को समझने और समस्या को गहराई से सुलझाने की क्षमता विकसित करता है। जब आप गणित को तार्किक रूप से सोचेंगे तो यह समस्या के, यानी जब आपके पास कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वह उस समस्या के कारणों को जानने का प्रयास करेगा कि समस्या का समाधान हमें कैसे करना है। इसके पहले वह उसके कारण को जानेगा। तो समस्या में जो समस्या आती है उसके अमूर्त चीज़ों को समझता है और उस समस्याओं को गहराई से सुलझाने की क्षमता विकसित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि गणित की सभी किताबों के सवालों को बिना समझे हल करना। अब बिना समझे हल करने का मतलब क्या हुआ, रटना हुआ। जब आप कोई चीज़ समझ नहीं रहे हैं तो आप लोग बिना समझे हल कर रहे हैं, तो यानी रटने वाली ही प्रक्रिया तो चल रही है। तो बिना समझे सवालों को हल करना यह रटने को बढ़ावा देता है, रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। और शिक्षा का उद्देश्य कभी भी बिना समझ के केवल परिणाम तक पहुंचना नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य होता है कि आप चीज़ों को समझें, वास्तविक समझ और सोच को विकसित करें। शिक्षा का उद्देश्य ये कभी नहीं होता कि आप बिना समझे केवल परिणाम तक पहुंच जाएं। यह बच्चे की वास्तविक समझ और सोच का विकास नहीं करता। जैसे आप लोग बिना सोचे समझे सवाल को हल कर ले जाएं, पूरी बुक सॉल्व कर ले जाएं, कुछ सोच विचार करें ही नहीं, तो यह आपके वास्तविक समझ और सोच के विकास को बढ़ावा नहीं देता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन डी कह रहा है कि कैलकुलेटर का तेजी से उपयोग करना। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेटर का उपयोग थोड़ी ना करेंगे, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। कैलकुलेटर का उपयोग करना जो है यह एक तकनीकी कौशल है, टेक्निकल स्किल है। इसमें कैलकुलेशन तो आप तेजी से कर ले जाएंगे, यानी गणनाएं तो आप लोग तेजी से कर सकते हैं, लेकिन ये गणित शिक्षण का मुख्य और उच्चतर उद्देश्य थोड़ी ना है कि आप लोग कैलकुलेटर से किसी भी सवाल को सॉल्व कर लीजिए। नहीं, आप कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा, आसान हो जाएगा, लेकिन यह गणित के उच्चतर लक्ष्य को बढ़ावा नहीं देता है। तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। पैटर्न क्या दिया हुआ है कि 1 गुणा 1 बराबर 1, 11 गुणा 11 बराबर 121, आगे दिया है 111 गुणा 111 बराबर 12,321। अब ऐसे डॉट डॉट करते हुए कह रहा है कि 11,111 गुणा 11,111, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप लोग ये देखिए कि इस पैटर्न को किस प्रकार से लगाया गया है। तो अब यहाँ से देखिए
यहाँ आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिएगा, खासकर इस एक एक की बात कर रहे हैं तो संख्या में जितने अंक होंगे, जैसे यहाँ से देखिए एक एक 3 बार है और खास तौर से एक एक की बात मैं कर रही हूँ, तो यहाँ देखिए एक एक कितनी बार है, 3 बार है। तो संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक तक गिनती लिखते जाएं। जैसे यहाँ से देखिए एक एक 1 बार है, तो ये तो 1 बार है, इसको तो आप लोग छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए कि एक एक कितनी बार है, 2 बार है। तो संख्या में जितने अंक हैं उतने तक गिनती लिखें। जैसे संख्या में देखिए 2 अंक हैं, एक एक कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो हम 1 और 2 तक गिनती लिखें, उसके बाद उसको उल्टा कर दें, यानी घटते क्रम में लिख दें। तो 2 के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए 121 आ गया कि नहीं। अब यहाँ से जैसे देखिए एक एक 3 बार है, तो 1 2 3 तक हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, उसके बाद 3 के बाद घटते क्रम में लिखेंगे, यानी 2 और 1। तो ये देखिए ये वाला भी आ गया। ऐसे यहाँ देखिए एक एक कितनी बार है, 5 बार है। तो जब एक एक 5 बार है तो हम लोग 1 2 3 4 5 तक बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी बढ़ती संख्या लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद घटती हुई संख्या में लिखेंगे, यानी 4 3 2 1। यहाँ क्या करेंगे, एक एक की बात मैं कर रही हूँ कि संख्या में जितने अंक हैं उतने ही अंक तक गिनती लिखें। जैसे यहाँ देखिए एक एक 5 बार है, तो 5 बार मैं 5 तक, यानी 5 तक गिनती मैं सीधा सीधा लिखी हूँ। उसके बाद उल्टी गिनती लिख दी, यानी 5 के बाद कितना आएगा, 4 4 के बाद 3 3 के बाद 2 2 के बाद 1। तो एक एक का गुणा यानी 11,111 का गुणा जब आप लोग 11,111 में करेंगे तो यही संख्याएं आएंगी। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इतना ये गुणा आप लोग करेंगे तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। अब ये चीज़ें देखिए बहुत आसान हो गई, ये तो समझाने में आपको टाइम लगा। अगर आप लोग इसे खुद से सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में ही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 खिलौने और लाए गए, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ से देखिए इस प्रश्न में कुछ करना है नहीं, बस आपको यही कैसे इसको सीक्वेंस में रखना है वही रख दीजिए। ऑप्शन देखिए अपने आप ही पूरा सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 239 खिलौने थे, यहाँ से 239 खिलौने थे। ये दुकान में 239 खिलौने पहले से थे, 70 और लाए गए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपके पास 2 रुपया है और आपके पास 2 रुपया और आ गया, तो 2 तो आप प्लस करेंगे ना। जैसे मैं आपसे कह दूं आपके पास 2 रुपये है, 2 आपको मैं और दे रही हूँ, तो 2 आपको मैं जब और दे दी तो आपके पास 4 रुपये हो गए। अब 4 कैसे हुआ ये आपको कैसे पता चला, आपने वो 2 रुपये जो मैं दी हूँ उसको आपने प्लस किया तभी तो आपको पता चला। तो ठीक वैसे ही 239 खिलौने पहले से थे दुकान में, 70 और ले आए गए, तो 70 और ले आने का मतलब प्लस 70 हुआ। प्लस 70 कैसे हुआ ये चीज़ आपको समझ में आई। जैसे यहाँ से मैं आपको 2 रुपये और दे दी तो आप लोग 2 और दे दी, 4 हुआ, ये कैसे पता चला, 2 आपने प्लस किया। वैसे ही 70 जब इसको और मिल गया तो 70 यहाँ प्लस हो गया। अब आगे कह रहा है कि 152 बिक गए। जैसे यहाँ से देखिए अगर मैं आपको कह दूँ कि आपके पास 2 रुपये थे, 2 मैं आपको दे दी तो आपके पास 4 रुपए हो गए। अब मैं आपको कह दूं कि उसमें से आप लोग 1 रुपये मुझे वापस करिए, तो 1 रुपये जब आप लोग मुझे वापस करेंगे तो आपके पास 3 रुपये बचेगा। अब आपको ये कैसे पता चला कि आपके पास 3 रुपया है, आपने 1 माइनस किया, जो ये 1 रुपया मुझे दिए हैं वापस, ये इसको आपने माइनस किया, तभी तो आपको पता चला कि आपके पास पहले 4 थे। अब जब आप मुझे 1 रुपये दे दिए तो आपके पास कितने रुपये बचे, 3 रुपये बचे, तो यानी इस 1 को आपने माइनस किया। ठीक उसी प्रकार जब 152 खिलौने बिक गए तो बिकने का मतलब ये बिक गए तो इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस कैसे किए, यहाँ देखिए 239 पहले से था, 70 और आए का मतलब हमने प्लस किया, और बिक गए यानी दुकान से बिक गए का मतलब चला गया, तो बेचने के बाद 152 खिलौना कम हो गया। तो कम कैसे पता चलेगा, ये हमें माइनस में लिखना है। तो अब पूरे खिलौनों की संख्या कितनी है, अब इसी को सॉल्व करना है, लेकिन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऑप्शन देखिए इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो 239 प्लस 70 माइनस 152, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर। 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी। अब पैटर्न दिया हुआ है 3, 7, 11, 15 और 19। अब यहाँ पूछा है कि ये आगे वाली संख्या क्या आएगी। अब आप देखिए कि इस पैटर्न को किस प्रकार से सजाया गया है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से 3 करें, 3 में ये 3 हो गया, 3 में अगर +4 कर दें तो 4 3 कितना हो गया? 7 हो गया, यानी अगली संख्या आ गई। अब वापस से अगली संख्या में 7 में +4 कर दें तो 7 4 11, ये देखिए आगे वाली संख्या आ गई। अब 11 में +4 कर दें तो 15 आ जाएगा, और 15 में +4 कर दें तो 19 आ जाएगा। यानी इसमें सब में 4 4 जोड़ा गया है। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। तो 19 में जब आप लोग 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 4 4 जोड़ा जा रहा है सभी संख्याओं के बीच में, तो 19 में भी जब आप लोग 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 23 आएगा। तो 19 में जब आप लोग 4 जोड़े तो कितना आ गया? 23। यानी अगली संख्या हमारी कितनी आएगी? 23 आएगी। तो 23 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि 5 बच्चों के पास क्रमशः 4, 6, 8, 5 और 7 पेंसिलें हैं। इन पेंसिलों का औसत क्या होगा? अब सबसे पहले औसत बराबर क्या होता है? औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि औसत बराबर क्या होगा। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी कुल पद की संख्या। संख्याओं का योग बटे संख्या, कुल संख्या। तो अब यहाँ से देखिए, ये संख्या हमें क्या दिया हुआ है? ये संख्याएं हमें दी हुई हैं। तो संख्याओं का योग का मतलब हुआ कि इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद, और नीचे दिया हुआ है कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब ये टोटल कितनी संख्याएं हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 5 है। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है कि 5 बच्चे, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो बस कुछ करना है नहीं, अब इन सबको जोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 8 18, 19 20 और 5 5 10, तो 20 10 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 बटा 5 और 5 छक्के 30। तो औसत हमारे पास निकल कर कितना आ गया? 6 पेंसिलें। तो 6 पेंसिलें किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14वें नंबर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? 14 वाला देखिए बहुत आसान है। आसान कैसे है? कह रहा है कि एक पानी की टंकी 2 मीटर लंबी, 1.5 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची है। तो टंकी का आयतन क्या होगा? अब बताइए, इससे आसान सवाल क्या ही आएगा? आसान कैसे है? अब यहाँ से देखिए, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब कुछ करना है नहीं, लंबाई दिया है 2 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, गुणा ऊंचाई दिया है 1 मीटर। तो बस सबको गुणा कर दीजिए। 15 दूना के 30 हो गया, एक अंक पर दशमलव है, यानी ये आ जाएगा 3 घन मीटर। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। कुछ करना है नहीं, बस आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बस इन्हीं तीनों का आपस में गुणा कर दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 पर। आप देखिए, प्रश्न संख्या 15 आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। आसान कैसे है? चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अमित ने 500 रुपए का नोट देकर 320 का सामान लिया। अमित जो है क्या किया, वो दुकान पर गया, उसने 500 का नोट दिया, 500 का नोट देकर 320 का सामान ले लिया। जब 320 का सामान ले लिया तो अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो 500 में से 320 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? यहाँ से 0, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 180। अब ये कैसे आया? जैसे अब आप लोग देखिए, अब आप लोग दुकान पर जा रहे हैं, 500 रुपया लेके गए। 500 में जब आप लोग 320 का सामान ले लिए तो आप दुकानदार को 320 रुपये देंगे, तो दुकानदार आपको 180 रुपये वापस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो सेम वही चीज़ है। अब दुकानदार क्या किया कि ये जो अमित को उसने 180 रुपये वापस किए, वो 10 और 20 के नोट में वापस किए। यानी ये नहीं किया कि एक 100 का नोट दे दे, एक 50 का दे दे और एक 20 का, एक 10 का, ऐसे नहीं दिया। कैसे दिया? सिर्फ 10 और 20 के नोट दिए।
तो अब इस ऑप्शन के हिसाब से हमसे पूछ रहा है कि दुकानदार ने कितने नोट 20 के दिए और कितने नोट 10 के दिए। बस यही सवाल है। सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत सिंपल। सिंपल कैसे है? 500 रुपये अमित ने दुकानदार को दिया, उसमें से उसने 320 का सामान खरीदा तो दुकानदार उसे 180 रुपये वापस किया। अब 180 पूछ रहा है कि वो 10 और 20 के नोट में दुकानदार वापस किया है, तो वो पूछ रहा है कि दुकानदार ने उसे 20 रुपए के कितने नोट दिए और 10 रुपए के कितने नोट दिए। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ से 20 के 5 नोट यानी 5 दुना के 10, 100 रुपया हो गया, और 10 के 5 नोट यानी ये मिलाकर कितना हुआ? 150 हुआ। तो 150 तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि उसने 180 रुपये टोटल वापस किए हैं। अब आगे बात करते हैं 20 के 8 नोट यानी 8 दुना के 16, ये 160 रुपया हुआ, और 160 प्लस 20 तो ये कितना आ गया? 180 रुपये। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करें, देखिए 9 दुना 18, 180 तो ये यही हो गया, यानी 10 का भी एक नोट दे दिया तो ये 190 हो गया, तो 190 भी गलत हो जाएगा। अब 20 के 7 नोट 140 हो गया, और 10 के जो है 3 नोट, तो 4 और 3 कितना हो गया? 170, तो 170 भी नहीं देगा। वो कितना देगा? 180 रुपये देगा। तो 180 रुपये किस ऑप्शन से बन रहा है? ऑप्शन बी से, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज आपने 15 प्रश्नों को हल किया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 15 में से आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दे पाए हैं। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करिए। जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं उनसे एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा नहीं तो एक शेयर जरूर कर दिया करिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर किया करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।